ग्रीटिंग एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज हम चैप्टर जो सेकंड है वो हमारा है, चैप्टर सेकंड का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लास 11th का। अब इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिट्स मेजरमेंट में बात करने से पहले हम ना क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एक टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी, ये आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वो सारी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसकी टर्म में? इन टर्म्स ऑफ फिजिकल्स लॉ। जो फिजिकल्स लॉ है उनकी टर्म में, जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है बच्चों? एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल आपने लिए पहले भी पढ़े होंगे, जैसे कि लेंथ होती है। लेंथ हमारी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम फिजिकल लॉ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास भी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है बच्चों? ये फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी फिजिकल लॉ की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेंथ को हम फिजिकल लॉ की हेल्प से मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास को भी, टेम्परेचर को, स्पीड को भी, फोर्स को भी, इलेक्ट्रिकल करंट को भी, इन सबको आपने ना फिजिकल लॉ की हेल्प से मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों वो दो टाइप्स की होती है। अभी सर आते हैं इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स दो टाइप्स कौन है? फर्स्ट है जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों? पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। ये इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ना ही इनको फर्दर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में मॉडिफाई किया जा सकता। हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों टोटल जो है वो 7 है, 7 आपने पढ़ी भी थी। 7 कौन कौन सी आती है? जो हमारी फंडामेंटल या जिसको हम बेस यूनिट भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो? या 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है? वो लेंथ है बच्चों, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट, ठीक है, इंटेंसिटी। ये हमारी क्या है? ये सारी बेस यूनिट है। ये हमारी टोटल कितनी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है बच्चों। और इन्हीं को हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। इन क्वांटिटीज़ को हम फर्दर, ये कभी भी, ये जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 7 के साथ, ये कभी भी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये इंडिपेंडेंट होती है। इन्हीं की हेल्प से हम सारी बाकी यूनिट्स बनाते हैं, बाकी क्वांटिटी बनाते हैं। ये सारी दूसरे किसी और पे डिपेंड नहीं होती, तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल। सेकंड जो टाइप्स आती है बच्चों वो आती है हमारी ड्राइड क्वांटिटी। वो कौन सी होती है? अब उस पर बात करते हैं। सेकंड जो टाइप आती है बच्चों हमारी ड्राइड क्वांटिटीज़ होती हैं। ड्राइड क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके डिफाइनिंग ऑपरेशन डिपेंड करते हैं किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। जिसके डिफाइनिंग ऑपरेशन क्या करते हैं? जिसके डिफाइनिंग ऑपरेशन डिपेंड्स करते हैं, इसमें डिपेंड करते हैं बच्चे, इसमें डिपेंड्स ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जांपल देखो, ड्राइड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिसकी डिफाइनिंग ऑपरेशन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। इनको बोलते हैं ड्राइड क्वांटिटी। जितनी फिजिकल क्वांटिटी है
इन 7 को छोड़ के, जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इनको छोड़ के जितनी भी हमारी क्वांटिटी बचेगी, फिजिकल क्वांटिटी बचेगी, वो सारी ड्राइड क्वांटिटीज़ में आती है। ठीक है, ड्राइड क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से बच्चों? जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होती है वो इन 7 में से किससे बनती है? लेंथ में मतलब क्या आता है? वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर की जाती है? लेंथ में मेजर की जाती है ना। तो लेंथ की हेल्प से हमारी क्या बनी है, या डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हमारी क्या बनी है? वेलोसिटी बनी है। तो ये वेलोसिटी जो है ये कैसी क्वांटिटी है? ड्राइड क्वांटिटी है। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इन 7 की हेल्प से। इन 7 को छोड़ के, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को क्वांटिटीज छोड़ के बाकी जितनी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सारी क्या होती है? वो ड्राइड क्वांटिटीज होती है। बात आती है अब नेक्स्ट एग्जांपल की। ऐसे ही हमारा एक्सीलरेशन है, आपने एक्सीलरेशन भी पढ़ा था। एक्सीलरेशन भी क्या हमारी ड्राइड क्वांटिटीज़ में आता है। और फोर्स है, फोर्स भी हमारा क्या है? ड्राइड क्वांटिटीज़ में आता है। और मोमेंटम है, मोमेंटम भी हमारा किस में आता है? ड्राइड क्वांटिटीज़ में आता है। ये हमारे क्या एग्जाम्पल है बच्चों? ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है? ड्राइड क्वांटिटीज़ के। जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बता दी, उनको छोड़ के जितनी भी बाकी बचेगी वो सारी क्या है? वो ड्राइड क्वांटिटीज में आती है, जिनके डिफाइनिंग ऑपरेशन, जैसे ये, इसका ऑपरेशन किस पे डिपेंड करेगा? इसका ऑपरेशन इनमें जो 7 फिजिकल क्वांटिटी उनमें से किसी ना किसी एक पे डिपेंड कर रहा हुआ। ऐसे एक्सेलरेशन भी इसी पे डिपेंड करता है। फोर्स भी इसमें डिपेंड करता है। जैसे फोर्स का फॉलो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम का फॉलो होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास आया ना, तो मास किस में आता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। ऐसे यहाँ पे फोर्स में भी क्या है? मास किस में आता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दूसरे अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करता है, देख, फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास। और मास है क्या? वो है आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स में, क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो ये थी बच्चों 2 टाइप की क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे मेजरिंग प्रोसेस, मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट की कैसे की जाती है? अब हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे बच्चों। मेजरमेंट कैसे की जाती है बच्चों? पहले के टाइम में कैसे मेजरमेंट करते थे? पहले के टाइम में बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे। ठीक है, अब राजा महाराजा ये तो नहीं थे कि सारे एक जैसे होते थे। अब राजा जो होता था उसके फुट की हेल्प से उसकी रोड बना लेते थे। ठीक है, और ऐसी रोड बहुत सारी बना के बाज़ार में सेल कर दी जाती थी। तो फिर उसी को हम कंसीडर करने लग जाते थे कि ये जो रोड है ये राजा के फुट के आकार की है, तो वहाँ से ये फुट आया था। ठीक है, मेजरमेंट में आ जाता फुट। अब मेजरमेंट होती कैसे? मेजरमेंट करने के लिए बच्चों 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। 2 थिंग्स रिक्वायर्ड। 2 थिंग्स जो होती है वो चाहिए होती है। जब भी मेजरमेंट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट तो क्या है? फर्स्ट है यूनिट, the unit in which physical quantity यूनिट जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी हम क्या करेंगे? इज मेजर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या चाहिएगा? देखो, अब तो एक तो क्या चाहिए? एक तो यूनिट चाहिए जिसको फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, किस यूनिट में करना है। तो पहली तो ये चाहिए। दूसरी क्या चाहिए? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसका? ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिएगी और उसकी यूनिट चाहिएगी, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो जाएगी। मैंने मान लिया, सपोज कर लेता हूँ मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो है क्यू। इसको मुझे मेजर करना है। फिजिकल क्वांटिटी क्यू को मेजर करना मुझे, तो क्यू मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको मैं कैसे मेजर करूँगा? मेरे पास 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी मुझे। क्या क्या? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले लिखोगी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू में साइज ऑफ द यूनिट। यूनिट का साइज क्या है? यूनिट का साइज और न्यूमेरिकल वैल्यू। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। अब एक, अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, कैसे? मान लो मेरे पास आपका ये कोई रूम है, सपोज ये कोई रूम है। इसकी जो लेंथ है बच्चों, वो है 5 मीटर। लेंथ 5 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
इस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 मीटर। अब 5 तो यहाँ पे क्या बताता है, 5 तो क्या है यहाँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या बता रही है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो ये मीटर है ये क्या है, ये है इसकी यूनिट, ठीक है। तो दो चीज़ की हमें जरूरत पड़ती है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी क्या, उसकी यूनिट जिसको उसमें मेजर करना है उसको, ठीक है। तो हमें इन दोनों चीज़ की जरूरत पड़ती है बच्चों इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेंथ देखो, अब मैं मान लेता हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे पास कोई ना रिग रोड है, अब मैं ना कोई रोड ले लेता हूँ, इसको रेज कर देते हैं 1 मिनट। मेरे पास ये कोई रोड है और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 3 मीटर। अब 3 मीटर की इसकी लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 300 सेंटीमीटर में भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 है या 300 है, ये तो क्या है यहाँ पे, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये मीटर और जो सेंटीमीटर क्या है इसकी, ये इसकी यूनिट है जिसमें हमने इसको मेजरमेंट किया है, ठीक है। अब 3 मीटर का मतलब समझ रहे हो बच्चों, 3 मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर का, मान लो मेरे पास ये 1 मीटर की कोई रोड थी ऐसे, ये है 1 मीटर की रोड, ये जो रोड है ये 1 मीटर की रोड है। अब ये कितने की है, ये 3 मीटर की है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो रोड है ये 3 गुना ज़्यादा है ऐसी 1 मीटर वाली रोड से। ऐसी अगर 1 मीटर की हम 3 टाइम्स उसको बढ़ा दें तो वो कितने टाइम्स की बन जाएगी, वो 3 टाइम्स की रोड बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, 1 मीटर का मतलब, 1 मीटर तो देखा होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। जो दर्जी होता है, जो दर्जी वाला कपड़े वाला होता है, उसके ऊपर स्केल होता है 1 मीटर का। जब कपड़ा खरीदने जाते हो आप तो उसके पास होता है 1 मीटर का स्केल, ठीक है। अब बात आती है 3 मीटर की। 3 मीटर का मतलब क्या है कि ये जो 3 मीटर ये इसका 3 टाइम्स क्या ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब 3 मीटर हो गया। तो ये जो 3 है ये तो क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो ये यूनिट, ये क्या है, एम, ये है इसकी यूनिट जिसमें इसको मेजर किया गया है। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ, 10 लास्ट में लिख लेना, 10 द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। यूनिट को यू से रिप्रेजेंट कर देता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों उसको मैन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो यूनिट है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्यू इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू की से रिप्रेजेंट किया एन से और यूनिट को यू से, तो क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट ऑफ साइज के, मतलब दैट इज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। एन क्या होगा, यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। इसका मतलब समझना बच्चों अब क्या है, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा यूनिट का साइज जितना छोटा होगा, मतलब यू जितना छोटा है, जितनी छोटी यूनिट होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यूनिट क्या छोटी है सेंटीमीटर, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या उतनी बड़ी है ना। तो यहाँ पे क्या है मीटर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी है। तो मतलब क्या हुआ, यूनिट अगर छोटी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ही बड़ी होगी, अगर यूनिट छोटी नहीं है बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ये याद रखना आप, ठीक है। इसलिए इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बेसिक बातें बच्चों अभी तक ये फिजिक्स में, तो इनको प्लीज़ आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर, और हो सके तो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना या प्रदीप की बुक को फॉलो करना और एसएल अरोड़ा, आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। बाकी ये जो वीडियो में आप देख रहे हो आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, मैंने मेजरमेंट के बारे में आपको बता दिया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम यूनिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स जो होती है बच्चों, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स मैंने आपको बता दी थी, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो क्या कहती है, यूनिट्स होती है। अब बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी जिसको हमने उसको मेजर किया था वो तो यूनिट बनी थी। अब यूनिट भी कितने टाइप की होती है, वो भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, वही फंडामेंटल यूनिट्स, ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड होती है ड्राइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है बच्चों, फर्स्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है बच्चों, ये वो फिजिकल यूनिट होती है जिसको हम
ना तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या ना दूसरी फॉर्म से पहले वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही मतलब जो हमने फिजिकल क्वांटिटी में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही बात यहाँ पे है। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कभी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड नहीं करती, ठीक है, या इसको फर्दर दूसरी सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता, रिजोल्व नहीं किया जा सकता। तो ये क्या क्या कहलाते हैं हमारी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी कितनी थी टोटल, ये हमारी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। उनको छोड़ के जितनी बची थी वो हमारी क्या थी, सारी ड्राइड यूनिट्स बनेगी। अब ड्राइड यूनिट कौन सी होती है, ड्राइड यूनिट वो फिजिकल यूनिट होती है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। ड्राइड यूनिट वो यूनिट होती है जिसको हम किसके अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे स्पीड है, सेकेंड की बात करें हम यहाँ बच्चों। फर्स्ट मैंने बता दिया फंडामेंटल यूनिट्स, डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही है। स्पीड की बात कर रहे थे बच्चों, स्पीड का एग्जांपल क्या है, स्पीड का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम इसका फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड। अब स्पीड क्या है, ड्राइड यूनिट है। ड्राइड यूनिट आई कहाँ से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आई है। डिस्टेंस किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए यूज होता है ना। और लेंथ कैसी क्वांटिटी थी हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। टाइम भी क्या है, टाइम भी हमारी क्या है, इन 7 क्वांटिटी में से एक फंडामेंटल यूनिट्स आती है। तो जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें से ये दोनों क्या है, ये दोनों उसकी क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। और इन्हीं की हेल्प से हमारी क्या बनी, ये ड्राइड यूनिट बनी है। मतलब जिस इनका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव का मतलब फॉर्मूले निकाल रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यहाँ लिखेंगे हम यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से। इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, ये इसकी स्पीड की, ये इसका ड्राइड पार्ट आ गया बच्चों। स्पीड का ड्राइड यूनिट से ये स्पीड की क्या है, ड्राइड यूनिट से है। अब ये जो ड्राइड यूनिट है, ये यही है बच्चों, ये जो मैंने ड्राइव करके दिखा दी, किसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, ड्राइड यूनिट निकाली है। अब ये ड्राइड यूनिट आई किसकी वजह से, फंडामेंटल की वजह से, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ड्राइव यूनिट है, जिसको हमने फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसलिए, ठीक है। ये थी हमारी दोनों टाइप्स की यूनिट्स। अब बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट के से मतलब आप क्या समझते हैं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। डेफिनेशन से समझना बच्चों, डेफिनेशन क्या कह रही है, एक कंप्लीट सेट किसका, यूनिट्स का पूरा कंप्लीट एक सेट जिसमें विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइड क्वांटिटीज, जिसके अंदर हम सारी टाइप की फंडामेंटल और ड्राइड क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है, वो कंप्लीट सेट या सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब यूनिट्स का एक सिस्टम, यूनिट्स का क्या है, एक सिस्टम। यूनिट्स का एक सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ये कंप्लीट सेट है हमारी यूनिट्स का, जिसका यूज़ करते हैं हम क्या, मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, जितनी फंडामेंटल या ड्राइड यूनिट्स हैं या क्वांटिटीज़ है उनको मेजर करने के लिए, वो उसको क्या कहते हैं, वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। कुछ कॉमनली सिस्टम ऑफ यूनिट के मैं अब एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आती है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला जो आता है वो आता है सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट समझना बच्चों, ये जो सेटअप की थी, इट वाज सेटअप इन फ्रांस। ये फ्रांस में सेटअप की थी बच्चों।
फ्रांस में सेटअप की थी। और इसका मतलब क्या है, ये बेस है, किसके ऊपर बेस है, C4। देखो CGS की फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, C4 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, देखो C4 सेंटी, G4 ग्राम, सेंटीमीटर लिख लो इसको पूरा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बच्चों CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकेंड, ये इसके ऊपर बेस है। अब सेंटीमीटर किस में आता है, सेंटीमीटर किसके लिए करते हैं हम यूज, लेंथ के लिए करते हैं ना, तो लेंथ की यूनिट बनेगी ये। तो ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट बनेगी, मास की बनेगी। और सेकेंड किसकी बनेगी, टाइम की बनेगी। तो ये लेंथ मास टाइम, ये लेंथ मास टाइम को इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या है, बेस है। इन फंडामेंटल यूनिट ये क्वांटिटी के लिए क्या करती है, ये काम करती है, ठीक है। तो CGS जो होता है वो फ्रांस में सेटअप किया गया था। CGS जो यूनिट वो फ्रांस में सेटअप की गई थी। आपने 9th क्लास तक तो बस खाली पढ़ा था CGS होती क्या है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे इसको। CGS क्या है, CGS जो फ्रांस में सेटअप की गई थी। CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है। सेंटीमीटर किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, और सेकंड के लिए टाइम। अब बात आती है बच्चों सेकंड। सेकंड जो यूनिट आती है वो है FPS यूनिट। FPS जो यूनिट है, ये जो है, ये फ्रेंच सिस्टम के ऊपर बेस है। ये जो ये थी किसमें, ये थी फ्रेंच, सॉरी ब्रिटिश थी ये क्या थी, ये थी ब्रिटिश, ये ब्रिटिश में सेटअप की गई थी, ठीक है। इट इज़ ए ब्रिटिश सिस्टम, ये क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है। ये जो FPS यूनिट है, ये जो FPS यूनिट है ब्रिटिश सिस्टम है। और ये किसके ऊपर बेस है, FPS का मतलब समझना अब यहाँ, FPS, एप का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। ये किसके ऊपर बेस है, फुट पाउंड सेकंड। और फुट किसके लिए यूज किया जाता है बच्चा, फुट किया जाता है ब्रिटिश में लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए किया जाता है, मास के लिए। और टाइम के लिए वही सेकंड। टाइम तो देखो सबके लिए सेम ही रहेगा, पूरे वर्ल्ड में टाइम की यूनिट सेकंड होती है। जो ब्रिटिश वाले जो पाउंड जो यूज करते हैं मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं फुट में, ठीक है। इसी तरह से हम करते हैं अब नेक्स्ट पे MKS सिस्टम। MKS जो सिस्टम बच्चों, ये है आपका, ये क्या है, ये कौन सा है, इट इज़ आल्सो ए फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम है बच्चों, ये फ्रेंच सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये फ्रांस में सेटअप हुआ था, ये फ्रेंच सिस्टम है। अब MKS का मतलब क्या है बच्चों, MKS का मतलब समझना आप। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर। K का मतलब किलोग्राम, और सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब मीटर फिर से किसके लिए यूज होता है, मीटर किसके लिए यूज होता है बच्चों, लेंथ के लिए यूज होता है। किलोग्राम किसके लिए यूज होता है, मास के लिए यूज होता है। और टाइम के लिए फिर से वही, सेकंड किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए। तो ये इस तरह से काम करता है। लास्ट है हमारा SI की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब SI के अंदर बच्चों हमारी ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी आपको पहले। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो पूरे इंटरनेशनल में, पूरे इंटरनेशनल का मतलब पूरे इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी जो इसको एक्सटेंड किया था फ्रॉम द मैट्रिक सिस्टम ऑफ लाइक CGS और MKS सिस्टम में। दिस सिस्टम वाज एडोप्टेड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर इन 1960। 1960 के अंदर, 1960 के अंदर जो ये सिस्टम है ये अडोप्ट किया गया था। जब 11th हमारी जनरल कॉन्फ्रेंस वेट और मेजर हुआ था, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया गया था 7 की 7 यूनिट्स को अंदर। जो हमारी 7 की 7 जो 7 की 7 हमारी SI क्वांटिटी है जी, ठीक है, वो कौन कौन सी है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। SI की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया थी, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। आई होप आपको चारों यूनिट समझ में आ गई होगी। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में अच्छे से। ओके बच्चों, हमारी जो बेसिक
SI क्वांटिटीज़ है, पूरे इंडिया के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बात हो रही है बच्चों अब, ठीक है। तो बेसिक इंटरनेशनल सिस्टम में जो क्वांटिटी और जो इनकी यूनिट्स है वो हमारी 7 क्वांटिटीज़ ये है। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है कौन कौन सी थी मैंने आपको पहले ही बताया था। लेंथ है, लेंथ की जो बेसिक यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल होता है एम फॉर मीटर। मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, किलोग्राम के लिए हम केजी लगाते हैं। टाइम के लिए होती है सेकंड, सेकंड के लिए एस लगाते हैं। टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की जो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो लेंथ है, लेंथ पूरे वर्ल्ड में मेजर की जाती है, किस में मेजर की जाती है, लेंथ मीटर में मेजर की जाती है। मैंने अभी जितने भी आपको सिस्टम यूनिट बताए हैं, चाहे उसकी बात कर लो MKS की, चाहे CGS की, चाहे आप FPS की बात करो, सब में देखो लेंथ की बात होती है। और लेंथ के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, मीटर। मास की भी देखो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम या ग्राम में किया जाता है। टाइम देखो सेकंड है, कभी चेंज नहीं होता, इसको सेकंड को सेकंड में ही रखते हैं हम, इसके लिए एस यूज़ करते हैं। टेम्परेचर होता है केल्विन के लिए हम के लगाते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है 10th क्लास में आपने पढ़ा था, तो उसकी जो यूनिट होते हैं एम्पीयर होता है, एम्पीयर के लिए कैपिटल ए लगाते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस का मतलब क्या होता है, लुमिनस का मतलब होता है बच्चों जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे सन है, सन एक सोर्स है लाइट का, जैसे मेरे पास सन है, सन की अपनी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। तो ये क्या है, ये लूमिनस है, ये लूमिनस सोर्स है। इसकी हेल्प से हम दूसरी ऑब्जेक्ट देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। तो जब ये बॉडी यहाँ पड़ी है, सन से लाइट आएगी, ये यहाँ टकरा के आपकी आइज़ में जैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको ये दिखाई देती है। तो जब दूसरे की हेल्प से जब जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं नॉन लूमिनस, जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। देखो इस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट तो थी नहीं, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है, ये नॉन लूमिनस है। जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है वो क्या होती है, लूमिनस होती है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ये इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन लूमिनस। अब बात आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहले बात कर लेते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, बेसिक यूनिट कैंडेला होता है। कैंडेला एक साइंटिस्ट का नाम है, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो होता है मोल। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को अगर आपको मेजर करना है तो बेसिक यूनिट क्या रहेगी, मोल रहेगी। मोल के लिए हम MOL यूज करते हैं, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट है बच्चों, ये पूरे इंटरनेशनल के अंदर है, पूरे ईस्टर्न इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं। इनकी हेल्प से हम बाकी ड्राइड पार्ट निकाल लेंगे। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इनको हम और मॉडिफाई छोटी से छोटी फॉर्म में नहीं रिजोल्व कर सकते। बात आती है इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम ड्राइड यूनिट बना सकते हैं। मतलब ड्राइड यूनिट इन पे डिपेंड करती है, तो ड्राइड यूनिट की हेल्प से हम इनका यूज़ करेंगे। अब बात आती है सम कॉमन बेसिकल, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हो रहा है बच्चों आपकी, जो आपकी कई बार यूज होती है, तो आप इनको भी देख लेना एक नज़र में। बात आती है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की। कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है, सबसे पहले आती है बच्चों, सबसे पहले ए पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस, जो आपके छोटे से छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है। जो फर्स्ट आती है वो होती है फर्मी। फर्मी होती है बच्चों ये छोटी से छोटी जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए हमारी क्या प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चों। 1 फर्मी जो होता है, 1 फर्मी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10। 1 फर्मी को हम ऐसे लिख देते हैं FM, फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है F फॉर फेम्टो, M फॉर मीटर, फेम्टोमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं बच्चे, याद रखना इसको, ठीक है। ये छोटे से छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर का ही होता है, तो वहाँ पे इसको मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट जो आती है बच्चों वो आपकी आंगस्ट्रॉन। अब आंगस्ट्रॉन भी क्या है, ये भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो ये प्रोटॉन ले ले, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन का जो रेडियस होता है ना बच्चों, प्रोटॉन की जो रेडियस की वैल्यू होती है वो 1.2 फर्मी होती है, याद रखना। प्रोटॉन की जो रेडियस होती है वो 1.2 फर्मी होती है। तो छोटा से छोटा डिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है ना ये। ऐसे ये बात आती है यहाँ पे आंगस्ट्रॉन की, ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻50 मीटर, और 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी मतलब समझ रहे हो ना, 1.2 10⁻⁻15 मीटर, मतलब ये तो और भी छोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब कि
प्रोटॉन का साइज तो और भी छोटा है। अब एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, ये भी बहुत ही छोटी यूनिट होती है बच्चों। इसका यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम के ऊपर ए साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमने कैपिटल लेटर लिखा है यहाँ पे। एंगस्ट्रॉम के ऊपर ये मैंने सर्कल लगाया है, ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये ओ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू इतनी होती है बच्चों। ये आपकी 2 यूनिट्स जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। और भी होती है, आप और भी इसी तरह से पढ़ सकते हो। थर्ड है नैनोमीटर, ये भी आपने सुनी होगी, नैनोमीटर भी होती है बच्चों एक। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो लाइट की वेवलेंथ है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसको हमने एंगस्ट्रॉम को किया था ना, एंगस्ट्रॉम में भी हमने लाइट की वेवलेंथ का यूज़ किया था, ऐसे नैनोमीटर से भी लाइट की वेवलेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर, ये याद रखना। 4 जो यूनिट आती होती है माइक्रोन। ये भी यूनिट है डिस्टेंस माइक्रोमीटर में मेजर करने के लिए। ये माइक्रोमीटर डिस्टेंस यूज होते हैं बच्चों, उनमें मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोन का। तो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है 1 माइक्रोन। माइक्रोन को माइक्रो, ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं बच्चे। ये थी हमारी 4 की 4 प्रैक्टिकल यूनिट्स स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब बात आती है बी, सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट्स अब दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट जो यूनिट आती है बच्चों वो कौन सी है, प्रैक्टिकल्स यूनिट्स। जो दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फॉर लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखेंगे हम बच्चों। फर्स्ट आती है लाइट ईयर। ये सबसे, देखो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, सन से जो लाइट आती है हमारी अर्थ के पास, मान लो ये अर्थ है, ये सन है, सन से हमारी अर्थ के पास जो लाइट आती है या दूसरे प्लेनेट्स पे भी जाती है, ठीक है। तो वहाँ तक की जो लाइट ईयर का मतलब क्या है कि वहाँ तक की जो अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे मेजर करते हैं। 1 लाइट ईयर का वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 लाइट ईयर होता क्या, लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। The distance traveled by light in vacuum in 1 year। 1 साल में वैक्यूम के अंदर जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर मतलब देखो 1 लाइट ईयर किसी का, 1 लाइट का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड। तो यहाँ लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बच्चों कितनी होती है, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। 1 लाइट ईयर निकालना है, 1 लाइट इंटू में 1 ईयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इंटू में 1 ईयर ऐसे लिखेंगे हम। अब बात आती है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इनटू में 1 ईयर। 1 साल में कितने दिन होते हैं बच्चों, 1 साल में 365.25 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई 60 क्या होती है, 60 मिनट्स होती है और 60 सेकंड होती है। आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे, जब सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी 9.467 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर 1 एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 9.467 10⁻15 मीटर होते हैं। ये याद रखना बच्चों, ठीक है, ये आगे यूज होएगा। ये था हमारा
लाइट ईयर। फर्स्ट यूनिट थी ये, फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है लाइट ईयर, जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो सेकंड यूनिट आती है बच्चों लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी होती है बच्चों? ये क्या होती है? ये मीन डिस्टेंस होती है, कहाँ से कहाँ? अर्थ से लेके सन तक। ये अर्थ है, ठीक है, इसका सेंटर अर्थ का, अर्थ है, यहाँ सन है, सन का क्या है? ये सन का सेंटर है। सन और अर्थ के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसका जो मीन होता है, इट इज डिफाइन एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ और सन से जो मीन डिस्टेंस होता है, ये होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज़ की जाती है बच्चों। जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वहाँ पे इसकी यूनिट्स का मेजरमेंट किया जाता है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल AU बोलते हैं इसको, 1 AU। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं? A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 10⁻11 मीटर होती है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है बच्चों हमारी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट्स के ऊपर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया, जो C पॉइंट आता है हमारा। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स का फिर से करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर एरियाज। एरियाज के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स है बच्चों? एरिया के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स करेंगे हम। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट आती है बच्चों, बाण आती है, बाण, बाण। इसका यूज किया जाता है बहुत ही कम एरिया को मेजर करने के लिए, वेरी स्मॉल एरिया, सच है जैसे कि न्यूक्लियर का ये जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एरिया क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है ना। न्यूक्लियस का एरिया जो होता है उसको, वो बहुत छोटा होता है, उसको मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वन बाण की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो याद रखना, वन बाण की वैल्यू होती है 10⁻⁻28। एरिया यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वेयर, ठीक है। एक बाण में 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर होती है। मीटर स्क्वेयर जो होती है वो एरिया की यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट एरिया के लिए। छोटी से छोटे एरिया को मेजर करने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। मैंने बता दिया कहाँ पे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसमें। अब आता है एकड़। एकड़, इसका यूज किया जाता है लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए। कहाँ यूज किया जाता है? लार्ज एरिया को। इसका यूज किया जाता है लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए। अब लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए तो कैसे करते हैं? 1 एकड़ में कितनी वैल्यू होती है? 1 एकड़ की जो वैल्यू होती है 14047 मीटर स्क्वेयर होते हैं बच्चों। 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वेयर होते हैं, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। थर्ड, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करती है, स्मॉल को करती है। जो थर्ड यूनिट है वो हेक्टेयर। हेक्टेयर भी सुना होगा आपने, हेक्टेयर। जो हेक्टेयर होता है इसका यूज किया जाता है लार्ज एरिया को मेजर करना है। इससे भी ज़्यादा अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, इससे बड़े एरिया को मेजर करना है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। 1 हेक्टेयर में जो होती है 10⁻4 मीटर स्क्वेयर होता है। 10⁻4 का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? 10,000 होता है, 10,000 मीटर स्क्वेयर। तो ये तो इससे भी बड़ी होगी ना, तो इसलिए हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10⁻4 मीटर स्क्वेयर होते हैं, ये याद रखना। ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट थी 3 एरिया को मेजर करने की। अब प्रैक्टिकल यूनिट करेंगे लार्ज मास को मेजर करने के लिए। अब मास को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स करेंगे बच्चों। तो D पॉइंट लिख लेते हैं अब यहाँ पे, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज मासीज। लार्ज मास को मेजर करने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है, आपने पढ़ी थी, टन का नाम सुना होगा, 1 टन, या इसको 1 मैट्रिक टन भी बोलते हैं हम। 1 टन या 1 मैट्रिक टन में क्या होता है? 1000 किलोग्राम होते हैं। मतलब 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, या 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है, या 1 मैट्रिक टन होता है बच्चों, ठीक है। जो सेकंड आती है वो है हमारी 1 क्विंटल। क्विंटल का भी नाम सुना होगा। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है बच्चों। थर्ड, 1 स्लैग। 1 स्लैग जो होता है उसमें 14.57 किलोग्राम होते हैं। फोर्थ, ये आपके ना मास जो होते हैं ना, बड़े बड़े मास जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए ये उनकी यूनिट है 1 पाउंड।
पाउंड का नाम सुना था अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। एक पाउंड में जो होते हैं 0.4536 किलोग्राम होते हैं बच्चों, ठीक है, एक पाउंड में। फिफ्थ है चंद्रशेखर लिमिट, वन चंद्रशेखर लिमिट, इसको बोलते हैं CSL। वन चंद्रशेखर जो लिमिट होती है इसमें 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन होता है, द मास ऑफ द सन का 1.4 टाइम्स ज़्यादा होता है वन चंद्रशेखर लिमिट के अंदर। जो CSL है ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मास की। CSL क्या है, सबसे ये लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मास को मेजर करने की, CSL, ठीक है। ये थी बच्चों हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स इनको मेजर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप ये सारे काम करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।